नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। मतलब कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल को यूज़ कब किया जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले इसे हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देन इसे हम थ्योरी वाइज समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट। तो दोस्तों स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि जो पूरा फोकस होता है वो रिस्क के ऊपर पूरा फोकस होता है। मतलब कि जो स्पाइरल मॉडल होता है इसका जो मेन यहाँ पे फोकस होता है वो रिस्क को कम करने पर पूरा मेन फोकस होता है। मतलब कि या तो रिस्क को अवॉइड करने पर पूरा फोकस होता है या फिर अगर उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो रिस्क को मिनिमाइज करने पे यहाँ पर पूरा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्पाइरल मॉडल होता है वो मोस्टली लार्जर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, जो लार्जर प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और जहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे स्पाइरल मॉडल का मोस्टली यूज होता है। और स्पाइरल मॉडल में जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्पाइरल बाय स्पाइरल चलता है। मतलब कि जो पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल बाय स्पाइरल होता है। मतलब कि जो पूरी एक स्पाइरल होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक स्पाइरल है, तो यहाँ पे पूरा अपना पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है। मतलब कि यहाँ पे स्पाइरल बाय स्पाइरल यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और एक सिंगल स्पाइरल के अंदर, मतलब कि जैसे एक ये स्पाइरल है तो सिंगल स्पाइरल के अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके उसकी डेवलपमेंट तक, उसकी प्रोटोटाइप हो गया, मतलब कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमर फीडबैक, तो पूरी एक स्पाइरल में यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है ना। और इस पूरे जो स्पाइरल होती है ये 4 भाग में यहाँ पे डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 भाग में यहाँ पे डिवाइड है। एक ये पूरा प्रोसेस है सिंगल स्पाइरल का, ये 4 मतलब 4 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट होता है वो स्पाइरल बाय स्पाइरल यहाँ पे डेवलप होता है। जैसे सिंगल स्पाइरल में पूरे चारों फेजेस से इसे गुजरना पड़ता है, जहाँ पे प्लानिंग से लेके पूरा मतलब कस्टमर के फीडबैक तक यहाँ पे पूरा मतलब इसमें इंक्लूड होता है। और लास्ट फेज में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वो डिसाइड करती है कि उसे नेक्स्ट स्पाइरल पे यहाँ पे मतलब जाना है नहीं जाना है। तो ये सारा जो है कस्टमर के फीडबैक पे डिपेंड करता है। और जब भी हम नेक्स्ट स्पाइरल पे जाते हैं तो जो पीछे जो हमने पीछे डेवलप किया है वो नेक्स्ट स्पाइरल पे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पाइरल होती है वो कभी भी यहाँ पे फिक्स नहीं होती है स्टार्टिंग से ही। वो स्पाइरल के लास्ट में आके मतलब जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कस्टमर के फीडबैक पर, वो मतलब डिसीजन लेती है कि नेक्स्ट स्पाइरल पे हमें जाना नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्पाइरल बाय स्पाइरल डेवलप होता है। और जो स्पाइरल होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट के लास्ट में आके कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि नेक्स्ट स्पाइरल पे हमें जंप करना है नहीं जंप करना है। ठीक है ना। और इसमें जितनी ज़्यादा इसमें स्पाइरल हम लेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है, इसमें कॉस्ट जो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा एक स्पाइरल होती है वो 4 भाग में यहाँ पे डिवाइड है। तो पहला जो फेज़ है वो प्लानिंग फेज़ आता है, जो सभी सॉफ्टवेयर में होता है। मतलब कि सभी सॉफ्टवेयर का जो सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सभी मॉडल्स में होता है, सबसे पहला फेज़ जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है वो होता है प्लानिंग फेज़। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, हम डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ये सबसे पहला जो फेज़ होता है यहाँ पे प्लानिंग फेज़ होता है। ये यहाँ पे प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे रिक्वायरमेंट फेज़ होता है ये, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है और यहाँ पे एसआरएस होता है, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने इकट्ठा किए हैं उसे एक जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला फेज़ क्या है, पहला जो है प्लानिंग फेज़ है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि सपोज हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मेन फोकस होता है वो रिस्क के ऊपर मेन फोकस होता है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट में जो जो रिस्क है उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पहले फाइंड किए जाते हैं और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में से क्या क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व है तो वो सब यहाँ पे दिखाता है कि सपोज ये एक सॉल्यूशन है, इसमें कितने यहाँ पे क्या क्या रिस्क इससे करने से इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो सेकंड फेज में क्या होता है, रिस्क एनालिसिस का काम होता है। ठीक है ना। फर्स्ट फेज में क्या होता है, प्लानिंग हो गई, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया और जो प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे मतलब सारा काम यहाँ पे होता है। सेकंड यहाँ पे जो है रिस्क एवेल्यूशन का काम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं उसमें से क्या क्या हमें रिस्क प्रेजेंट है, क्या क्या उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वो सारे रिस्क इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाता है। रिस्क इवैल्यूएशन क्या कह दो या फिर रिस्क एनालिसिस का यहाँ पे काम होता है। तो रिस्क यहाँ पे फाइंड किया जाता है और जो रिस्क है उसको या तो ख़त्म करने की या तो उसको अवॉइड करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। अगर उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कम से कम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क अवॉइड करने की कोशिश की जाती है या फिर रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क एवेल्यूशन कह दो या फिर रिस्क एनालिसिस का यहाँ पे काम होता है, मतलब यहाँ पे रिस्क एनालिसिस यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोटोटाइप भी यहाँ पे बनता है। अब प्रोटोटाइप यहाँ पे क्यों बनता है, क्योंकि एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले पहले प्रोटोटाइप यहाँ पे बना के देखा जाता है। और प्रोटोटाइप में क्या होता है, जो मेन वर्किंग फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट का जो मेन कोर फीचर्स होते हैं, उसका एक वर्किंग मॉडल बनाया जाता है। मतलब कि उसको चला के एक बार चेक कर लिया जाता है, ताकि जब एक्चुअल में डेवलपमेंट हो तो उसमें प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, मतलब उसमें ऐसा मतलब गड़बड़ी ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब बाद में करते वक्त। क्योंकि इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है वो वाटरफॉल की तरह स्टेप बाय स्टेप इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ही मतलब सेकंड फेज़ में यहाँ पे प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और हम यहाँ से पूरी तरह से यहाँ से जो टीम होती है सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली में डेवलपमेंट यहाँ पे चालू होता है, ठीक है। तो थर्ड फेज़ में क्या होता है, थर्ड फेज़ में यहाँ पे कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। सारा जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो थर्ड फेज़ में होता है। कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब कि जो कस्टमर के पास उसका डिप्लॉयमेंट हो गया। तो सारा काम यहाँ पे होता है, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो पूरा डेवलपमेंट का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट फेज़ हो गया हमारा प्लानिंग फेज़, सेकंड हो गया रिस्क एवेल्यूशन फेज़, जहाँ पे पूरी तरह से रिस्क पर फोकस किया जाता है, मतलब कि जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड किए हैं उसमें क्या क्या हमें रिस्क हो सकते हैं, तो उसका एवेल्यूशन किया जाता है और उसको कम से कम करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। और यहाँ पे प्रोटोटाइप डेवलप होता है, देन यहाँ पे जो है एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है थर्ड फेज़ में। और यहाँ से कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ से कस्टमर से फीडबैक यहाँ पे लिया जाता है, और लास्ट में यहाँ से कस्टमर से फीडबैक लेके यहाँ पे नेक्स्ट फेज़ में यहाँ पे जो है जो पूरा प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का क्या होता है, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है पूरे प्रोजेक्ट का कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो है निर्णय लिया जाता है कि हमें नेक्स्ट पैरल पे हमें जंप करना है, नहीं जो करना है। मतलब कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट पैरल पे यहाँ पे हम उसको दोबारा से उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, या फिर उसमें कुछ रिस्क प्रेजेंट है तो नेक्स्ट पैरल पे हम जाएंगे, या फिर अगर प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी नेक्स्ट पैरल पे हम जाते हैं। तो जो स्पैरल होती है वो फिक्स नहीं होती है, और जब भी हम नेक्स्ट पैरल पे हम जाते हैं तो जो पीछे हमने डेवलप किया है तो वो उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं नेक्स्ट पैरल में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक तो वाटरफॉल मॉडल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में हम बढ़ते हैं। सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड फेज़ यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रोटोटाइप भी यहाँ पे डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रोटोटाइप मॉडल का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और थर्ड, यहाँ पे जब लास्ट में यहाँ पे जब नेक्स्ट पैरल पे हम जंप करते हैं तो पीछे जो है इसमें हम इंक्रीमेंट कर देते हैं सारा। तो इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल भी हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत सारे मॉडल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये जो मतलब स्पाइरल मॉडल है इसको हम मेटा मॉडल भी यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम मेटा मॉडल भी यहाँ पे मतलब हम बोलते हैं स्पाइरल मॉडल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मतलब मेटा मतलब बहुत सारे मॉडल्स का समूह, तो मेटा मॉडल्स का यहाँ पे इसलिए स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल भी कहा जाता है। और जो स्पाइरल मॉडल है इसको रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कहा जाता है, या फिर रिस्क अवॉइडेंस कह सकते हैं, रिस्क अवॉइडेंस मॉडल भी कहा जाता है। ये स्पेलिंग जो भी है, मतलब रिस्क अवॉइडेंस है, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो जहाँ भी आपको रिस्क वर्ड मिले तो वहाँ पे हम स्पाइरल मॉडल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी मॉडल्स में से एक स्पाइरल मॉडल ही है जहाँ पे मोस्टली जो फोकस होता है वो रिस्क इवैल्यूएशन पे इसका पूरा फोकस होता है। रिस्क को कम करने पर या इसको अवॉइड करने पर पूरा मेन फोकस होता है जो स्पाइरल मॉडल होता है। और एग्जाम में कभी भी आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखना है। मोस्टली या तो आपको घुमा फिरा के ही एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, या फिर आपको कहेगा कि मेटा मॉडल के बारे में लिखो, या फिर रिस्क ड्रिवन मॉडल के बारे में लिखो, रिस्क अवॉइडेंस मॉडल के बारे में लिखो, या फिर वो ऐसा भी बोल सकता है और ऐसा मॉडल के बारे में लिखो इसमें वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों का यूज़ होता है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कभी भी डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो हमेशा घुमा फिरा के ही हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और जो एग्जामिनर होता है उसका काम ही ये होता है कि वो जो सामने वाला जो मतलब जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें घुमा फिरा के ही हमेशा कंफ्यूज किया जाता है। ये हमेशा मैंने कई बार देखा है मतलब एग्ज़ाम में। तो इसका आपको ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ें
तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, मतलब उसके अल्टरनेटिव नाम क्या है, आपको वो हमेशा आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेंगे कि स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखो। वो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको डायरेक्ट आपको बोल दे स्पाइरल मॉडल के बारे में लिखो, लेकिन मोस्टली जो है घुमा फिरा के ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि अगर वाटरफॉल मॉडल के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डायरेक्ट वाटरफॉल मॉडल के बारे में नहीं लिखते हैं। जब मैं पहले में पढ़ता था तो मेरा कई बार ऐसा हो चुका है, वो वाटरफॉल मॉडल की जगह बोल देंगे सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में लिखो, ठीक है ना। तो उसका मतलब भी वाटरफॉल मॉडल ही है। उस जो वाटरफॉल मॉडल है उसको सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे चलता है। या फिर अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में लिखो, वो ऐसा बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में लिखो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक बेसिक प्रोसेस क्या है, तो SDLC ही उसका एक लाइफ साइकिल है, वही इसका एक प्रोसेस होता है एक बेसिक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो यहाँ पे हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा घुमा फिरा के ही आपको मिलेगा, जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई होगी कि क्या होता है और कैसे काम करता है, और बेसिक इसका थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम थ्योरी वाइज जल्दी जल्दी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है, इसको कब यूज़ किया जाता है, इसके बेसिक एडवांटेजेस थोड़ा थ्योरेटिकल वे में करते हैं। ये द स्टडी जीनियस की वेबसाइट है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? स्पाइरल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है जो कंबाइन करता है बेस्ट फीचर्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। अब ये प्रोसेस मॉडल का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो सारे मॉडल्स होते हैं उन्हें हम प्रोसेस मॉडल ही हम बोलते हैं। प्रोसेस मॉडल मतलब वो मॉडल जिनको डेवलप करते समय एक प्रोसेस का वहाँ पे यूज किया गया है, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर प्रोसेस का जहाँ पे यूज़ किया गया है। तो सारे मॉडल्स ही प्रोसेस मॉडल होते हैं, जिसमें हमारे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रेड मॉडल, तो सभी मॉडल को हम प्रोसेस मॉडल कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बैरी बोहम इन हिज 1988 आर्टिकल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम विकीपीडिया में थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से कह रहा है। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब यहाँ पे SDLC की बात हो रही है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है। बेस्ड ऑन द यूनिक रिस्क पैटर्न ऑफ अ गिवन प्रोजेक्ट, द स्पाइरल मॉडल गाइड्स अ टीम टू अडॉप्ट एलिमेंट ऑफ वन और मोर प्रोसेस मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल में एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस मॉडल्स का यहाँ पे यूज होता है, जिसमें हमारे इंक्रीमेंटल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, ये 3 मॉडल्स यहाँ पे इसमें यूज होते हैं। और ये जो मॉडल था इसे बैरी बोहम ने इसे डिस्क्राइब किया था 1986 में। तो बैरी बोहम कुछ इस तरह से ये व्यक्ति थे जो एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और 1988 में इसे सिमिलर इसे पब्लिश किया था वाइडर ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे वैलिड है। तो थोड़ा यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल means it gives more priority to high risk in software development and try to avoid or reduce the risk as much as possible. So the primary focus of this model, it is risk avoidance driven rather than document driven, code driven and release driven. तो ये सारा हम नीचे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो मेन इसका फोकस होता है, जो कोर फोकस होता है, वो रिस्क के ऊपर पूरा फोकस होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमने रिस्क की हमने बात करी, लेकिन ये रिस्क क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने काफ़ी यहाँ पे रिस्क की बात करी, लेकिन ये रिस्क का मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह के एक प्रोजेक्ट में रिस्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम विकीपीडिया में ही समझते हैं अच्छी तरीके से। अब विकीपीडिया में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे नीचे पहला है रिस्क डिटरमाइन लेवल ऑफ एफर्ट, और दूसरा यहाँ पे क्या है, रिस्क डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला इसमें समझते हैं कि फॉर एनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी में जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वो डिसाइड करती है कि एक प्रोजेक्ट में कितना हमें एफर्ट करना चाहिए। मतलब कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, ये जो है एक तरह की प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की टीम डिसाइड करती है हमेशा कि एक प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट होना चाहिए। और ऑथेंटिक स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं ये ओवरऑल रिस्क को यहाँ पे कम करते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में जल्दी हमें रिलीज़ करना है अपने कंपटीटर से पहले। तो यहाँ पे कह रहा है, इस प्रोडक्ट का पॉइंट का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट में अगर हम टेस्टिंग अगर हम कम करेंगे और जल्दी मार्केट में उतार देंगे, मतलब तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें बग्स काफ़ी होंगे, उसमें जो मतलब ख़राब प्रोडक्ट होगा, मतलब तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो पब्लिक है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम कम टेस्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होगी। तो ये क्या एक तरह का रिस्क हो गया। लेकिन अगर हम उसी दूसरी तरफ अगर हम उसमें टेस्टिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या है कि एक रिस्क यहाँ पे पैदा हो जाएगा कि जो हमारा कंपटीटर है वो मार्केट में जल्दी आ जाएगा। तो
तो यहाँ भी हमारे फेलियर होने के चांस है, यहाँ भी एक तरह का रिस्क हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ लेता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग एडिशनल टाइम टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑफ्टन रिड्यूस द रिस्क ड्यू टू द मार्केट प्लेस रिजेक्टिंग अ शॉबी प्रोडक्ट। हाउएवर, लेकिन एडिशनल टेस्टिंग टाइम माइट इंक्रीज द रिस्क ड्यू टू द कंपिटिटर मार्केट अर्ली। मतलब कि मार्केट अर्ली मतलब कंपिटिटर अर्ली मार्केट एंट्री। तो ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग में ज़्यादा हमें समय लेते हैं तो कंपटीटर हमसे मार्केट में पहले आने के उसके चांस रहेंगे। तो ये जो है यहाँ पे एक तरह का रिस्क हो गया। और स्पाइरल मॉडल के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो टेस्टिंग जो है हमें उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारे लिए ज़रूरत है, मतलब कि जो टोटल रिस्क इसमें कम हो जाए, मतलब ठीक है ना, उससे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ तरह से यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर द स्पाइरल मॉडल पर्सपेक्टिव टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड अंटिल द टोटल रिस्क इज मिनिमाइज्ड एंड नो फर्दर। तो ये इस पॉइंट का मतलब कुछ इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है विकिपीडिया में। मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जगह मैंने चेक करने की कोशिश करी यहाँ पे रिस्क का क्या मतलब हो रहा है, मतलब तो मुझे ज़्यादा बुक्स में इतना मुझे इसका जवाब नहीं मिला। विकिपीडिया में ही थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे एक रिस्क तो यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्क डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिटेल। मतलब कि एक प्रोडक्ट के में जो है हमें वही फीचर्स वहाँ पे लेने चाहिए जिसमें हमारा रिस्क ना हो, मतलब कि रिस्क फ्री फीचर्स हमें लेने चाहिए एक प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हमें वो वाले फीचर्स इसमें स्पेसिफाई नहीं करने चाहिए। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कुछ इसी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे हम थोड़ा पढ़ देते हैं। फॉर एनी प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट मतलब उसके प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, जैसे कि SRS हो गया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हो गया, टेस्ट प्लान हो गया, तो ये एक प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट होते हैं। तो फॉर एनी प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट द प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करती है कि कितनी डिटेल काफ़ी है। और एथेंटिक स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि दीज डिसीजंस आर मेड बाय मिनिमाइजिंग ओवरऑल रिस्क। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसिडरिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एज एन एग्जांपल, द प्रोजेक्ट शुड प्रिसाइसली स्पेसिफाई दोज फीचर्स वेयर रिस्क इज रिड्यूस। मतलब कि हमें वही फीचर्स स्पेसिफाई करने चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, और हमें यहाँ पे वो फीचर्स स्पेसिफाई नहीं करने चाहिए जिसमें रिस्क इसमें ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट में कह रहा है, कन्वर्सली द प्रोजेक्ट शुड नॉट स्पेसिफाई दोज फीचर्स वेयर स्पेसिफिकेशन इंक्रीज द रिस्क। तो ये कुछ इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये कह रहा है। तो यहाँ पे जो है रिस्क को दो तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है विकिपीडिया में। पहला तो इसके फीचर्स के ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे हमें फीचर्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हाई रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो, तो वो वाले फीचर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आप इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप होता है इसके लिए, क्योंकि सारा जो रिस्क होता है वो प्रोटोटाइप के ऊपर ही करा जाता है, उसके बाद एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए हर फेज में स्पाइरल मॉडल में एक प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप होता है, इससे जो सारा रिस्क होता है वो प्रोटोटाइप मॉडल के ऊपर ही सारा वहाँ पे देख लिया जाता है। और सेकंड यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में जल्दी रिलीज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप सारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल हम सब कुछ समझ चुके हैं यहाँ पे। तो सारा थ्योरेटिकल वे में है, नोट्स की तरह आप इससे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 4 फेजेस थे। पहले फेज में क्या होता है, प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट गैदर होती है, SRS होता है, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, मतलब एक प्रोजेक्ट के। और सेकंड फेज में आइडेंटिफाई करते हैं एंड एनालाइज करते हैं रिस्क को, और उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप करते हैं। और थर्ड फेज में यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग टेस्टिंग वगैरह सब यहाँ पे होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कस्टमर से फीडबैक हो गया, सारा यहाँ पे होता है। और लास्ट फेज में क्या होता है, लास्ट फेज में हम डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट फेज में मतलब नेक्स्ट पैरेलल पे हमें जाना नहीं जाना है। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग फेज होता है, लास्ट फेज भी पूरा प्लानिंग का फेज होता है, जो सब कुछ जो है कस्टमर के फीडबैक पे डिपेंड करता है, या फिर अगर उसमें कुछ रिस्क यहाँ पे रिमेन रह गए हैं तो नेक्स्ट पैरेलल पे हम जाते हैं, या फिर अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो तब भी हम नेक्स्ट पैरेलल पे हम जाते हैं। तो ये कुछ मतलब रीजंस होते हैं जब नेक्स्ट पैरेलल पे हम जंप करते हैं, और जो पीछे जो स्पाइरल होती है उसको हम नेक्स्ट पैरेलल में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि स्पाइरल मॉडल को यूज़ कब किया जाता है, नॉर्मल क्या क्या इसकी सिचुएशंस हैं। तो पहला इसको लार्जर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सेकंड, व्हेन द हाई रिस्क इज इन्वॉल्व, जहाँ पे ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व हो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड यूजर्स आर अनक्लियर फॉर देयर नीड्स, व्हेन कॉस्ट एंड कंटिन्यूअस रिस्क इवैल्यूएशन आर इम्पॉर्टेंट, व्हेन अ प्रोडक्ट नीड टू बी रिलीज्ड फ्रीक्वेंटली, व्हेन सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, व्हेन द प्रोटोटाइप इज नीडेड टू अवॉइड द रिस्क। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे मोस्टली जो है स्पाइरल मॉडल यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली जो है लार्जर प्रोजेक्ट्स में और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हाई रिस्क इन्वॉल्व हो और कॉस्ट जहाँ पे इतनी मैटर ना करती हो, मतलब इसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे स्पाइरल मॉडल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसके कुछ एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो पहला इसका जो मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे
रिस्क को अवॉइड किया जाता है, जो सबसे इसका मेन एडवांटेज है। क्रिटिकल हाई रिस्क फंक्शंस आर डेवलप्ड फर्स्ट। अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कस्टमर फीडबैक provides an early indication of risk without much cost. This model is very useful for larger and high risk projects. Additional features can be added at the next spiral. This model is very flexible compared to other model. ये बात फ्लेक्सिबल ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स का यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप पूरी फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही कह रहा है, प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड ऑन एवरी स्पाइरल सो द एंड यूजर्स गेट अ चांस टू सी द सिस्टम अर्ली। यूज प्रोटोटाइप ऑन एवरी स्पाइरल। तो ये कुछ यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हो गए। तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल की तरह प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोटोटाइप भी डेवलप होता है और रिस्क का वैल्यूएशन करने के लिए हमें एक अलग से एक्सपर्ट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मॉडल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल भी नहीं है इसे यूज़ करना। दिस मॉडल इज़ नॉट बजट फ्रेंडली, मतलब ये काफ़ी कॉस्टली मॉडल है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप करते हैं हर बार हर स्पाइरल में। दूसरा यहाँ पे क्या है, रिस्क को एनालाइज करने के लिए हम एक अलग से एक्सपर्ट रखते हैं, मतलब कि रिस्क को एनालाइज करने के लिए, रिस्क का एवेल्यूएशन करने के लिए एक कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या है कि जब हम एक स्पाइरल से नेक्स्ट स्पाइरल पे हम जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी कॉस्ट आती है, मतलब कि जब हर बार हम जितनी यहाँ पे स्पाइरल लेंगे तो उतनी ही कॉस्ट हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मॉडल है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, रिक्वायरमेंट सम एक्सपर्ट पीपल हु कैन एनालाइज द रिस्क। जैसे हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है जो रिस्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ती है और यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे रिस्क इवेल्यूएशन और प्लानिंग यहाँ पे काफ़ी करनी पड़ती है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। और लास्ट में है प्रोटोटाइपिंग में बी एक्सेसिव। तो ये कुछ इसके यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो गए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है और इसका बेसिक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ये सारा आप मेरी वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको इसमें थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।